हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने क्या कर रहे हैं कंप्लीट, अभी एंशिएंट इंडिया कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या कवर कर लिया था? लास्ट क्लास में हमने ये कवर किया था कि मौर्योत्तर काल में मतलब मौर्य काल के बाद कौन कौन से वंश देसी रियासतें आई थी, जिनको हमने कवर किया था। आज हम शुरू करेंगे कौन सी? विदेशी रियासतें। कौन से वो फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे जो वास्तविकता में शुरुआत से ही हो गए हैं, लेकिन हम एक साथ दो चीजें चल नहीं सकती, ये दोनों पैरेलल चल रहे थे। जब देसी रियासतें थी तभी विदेशी रियासतें भी भारत में आ चुकी थी और ये दोनों पैरेलली साथ में चल रहे थे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि कौन कौन सी रियासतें आई हैं, तो इनका सीक्वेंस आप लोग याद रखोगे। सबसे पहला सीक्वेंस याद कैसे रखोगे? ISPK। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सीक्वेंस याद रखने का। तो सीक्वेंस किस तरीके से याद रखोगे? सबसे पहले आए हैं इंडो ग्रीक, जिनको किस नाम से जाना जाता है? हिंद यवन, इन्हीं को बोला जाता है इंडो ग्रीक। ठीक है, उसके बाद आए हैं शक। उसके बाद कौन आए हैं? शक। उसके बाद आए हैं पहलव। ये पहलव अलग है, और जो दक्षिण भारत का एक राजवंश है जो पल्लव राजवंश है वो अलग है। ठीक है, पहलव। और लास्ट में कौन आए हैं? कुषाण। इसी कुषाण के आखिरी राजा की हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा? श्रीगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीगुप्त के द्वारा। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त डायनेस्टी। इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे? गुप्त वंश पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज हमें क्या कवर करना है? आज हमें कवर करना है सारी की सारी विदेशी रियासतें। चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही देख चुका है कि भारत में कुछ देसी रियासतें थी जिनको हमने कवर कर लिया है। थोड़ा सा अगर रिवीजन करें तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था भाई? पुष्यमित्र शुंग। आखिरी राजा क्या नाम था? देवभूति। ठीक है। कण्व वंश का पहला राजा वासुदेव कर्ण। और आखिरी राजा क्या नाम था? सुशर्म। ठीक है। सातवाहन वंश का पहला राजा सिमुक। ठीक है। और अंतिम राजा क्या नाम था? श्री सतकर्णी। सतकर्णी। ठीक है। थोड़ा सा हमने चेदी वंश के बारे में भी देखा था। ठीक है। वकाटका वंश साउथ इंडिया पढ़ने के बाद थोड़ा सा वकाटका वंश के बारे में भी देखेंगे। अब शुरुआत होती है किसकी? हिंद यवन या हिंद यूनानी इंडो ग्रीक रूलर्स की। कि इंडो ग्रीक रूलर्स भारत में आए, किस तरीके से इन्होंने रूल किया और वह कौन से क्षेत्र है जहां पे इन्होंने रूल किया, कौन से वह राजा है जो इंडो ग्रीक रूलर्स के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है। चलो, तो कहानी शुरू होती है अलेक्जेंडर के टाइम से। ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देना, पहले कहानी समझेंगे। कहानी कहां से शुरू होती है? अलेक्जेंडर के टाइम से। आप लोगों को याद होगा कि अलेक्जेंडर भारत में आया था। ठीक है। और उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया था। हमने पिछले क्लासेस में ये कहानी देख चुके हैं। ठीक है। भारत में आया और उसकी सेना ने किस तरीके से विद्रोह कर दिया था और वो वापस लौट गया था। वापस लौटते वक्त उसने क्या किया था? कुछ क्षेत्र किसको दे दिया था? सेल्यूकस निकेटर को दे दिया था। ठीक है। जो भारत के नजदीकी वाले क्षेत्र थे वो किसको दे दिया गया था? सेल्यूकस निकेटर को। इसके बगल वाला क्षेत्र अंबी को ही दिया गया था और इसके बगल वाला क्षेत्र पोरस को ही दिया गया था, है ना। ये वाला क्षेत्र किसको दिया गया था? सेल्यूकस निकेटर को दिया गया था। ठीक है ना। ये वाली चीजें आप लोग सारी की सारी देख चुके हो। एक्चुअल में इसका एक और सेनापति था, और जो अफगानिस्तान वाला, या बोला जा सकता है कि इसके और वेस्ट में बढ़ोगे तो ये वाला क्षेत्र किसको दे दिया गया था? इसका एक और सेनापति था जिसका नाम था एंटीगोनस। क्या नाम था? एंटीगोनस। बोलो जरा। एंटीगोनस। इसको इसने ये क्षेत्र दे दिया था, लेकिन 326 BC में इसकी मृत्यु हो चुकी थी, हमने देखा। ठीक है ना। बेबीलोन में लौटते वक्त इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो एक्चुअल में कुछ समय बाद ही क्या हुआ? इन दोनों के बीच दिक्कत शुरू हो गई। ठीक है ना। मतलब अलेक्जेंडर के दोनों जो सेनापति थे इनके बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद किस बात पे चल रहा था? है ना, जो क्षेत्र इनको मिला था उस क्षेत्र में ये खुश नहीं थे। तो ये चाहते थे कि सारा की सारा क्षेत्र किनको मिले? किसी एक को मिले। ठीक है ना। तो इन लोगों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। किनके बीच में? एंटीगोनस और सेल्यूकस निकेटर के बीच में क्या शुरू हो गए? युद्ध शुरू हो गए। जब एंटीगोनस और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो युद्ध हुआ है वो हुआ है 301 ईसा पूर्व में। कब हुआ है? 301 ईसा पूर्व में हुआ है। और इस युद्ध को बोला जाता है बैटल ऑफ इम्पी या बैटल ऑफ इम्पस।
ये चीज आप लोग लिख लोगे क्योंकि ये इधर भी नहीं मिलेगी और किसी लोकल बुक में नहीं मिलेंगी। ये तो बैटल ऑफ इम्पर्स, ठीक है ना, या बैटल ऑफ इम्पी भी बोल दिया जाता है कहीं। किसके किसके बीच में युद्ध हुआ है? एंटीगोनस और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ है। कब हुआ है? 301 ईसा पूर्व। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलो देखो एक्चुअल में क्या हुआ इस युद्ध में, किसकी विजय हुई? सेल्यूकस निकेटर की विजय हुई और एंटीगोनस हार गया था। एंटीगोनस को वापस कहां भेज दिया गया? वेस्टर्न साइड, और वेस्टर्न साइड भेज दिया गया और पूरे क्षेत्र में किसका हो गया? सेल्यूकस निकेटर का हो गया। लेकिन इसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। सेल्यूकस निकेटर ने और ज्यादा आक्रमण करने शुरू कर दिए। जब इसने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया था तो आप लोगों को याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा दिया था? सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। और दोबारा से युद्ध ना हो इसीलिए इसकी पुत्री का, किसका? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का विवाह, हेलन नाम था उसका, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का विवाह किसके साथ हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। किसका विवाह हो गया था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का। तो यहां से इनका विवाद तो शांत हो गया। लेकिन धीरे धीरे जब मौर्य वंश शांत हुआ तो ये एंटीगोनस किधर पहुंच चुका था? अपना ग्रीक ईरान तरफ पहुंच चुका था। ठीक है, हुआ क्या इसके बाद? इन्होंने दोबारा से आक्रमण किया, एक नया वंश बना के दोबारा से आक्रमण किया। लेकिन तब तक जो वंश आ चुका था वो वंश कौन सा था? शुंग वंश। तब तक कौन सा वंश आ चुका था? शुंग वंश। और शुंग वंश के समय में जब तक पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग एक शक्तिशाली राजा था और बहुत क्रूरता के साथ उसने सारी विजय हासिल की, है ना। और इसके जैसे एंड का टाइम चल रहा था तभी, है ना, दो राजा आए, दो लोग आए थे, समझ लो अभी, दो ग्रीक रूलर आए जिनका नाम था डेमेट्रियस और एक का नाम था मिनेंडर। क्या नाम था? डेमेट्रियस और मिनेंडर। ये इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलेगी। तो दो राजा आए थे जिनका नाम था डेमेट्रियस और मिनेंडर। दोनों को किसने, दोनों आए थे एक एक करके, पहले डेमेट्रियस आया फिर उसके बाद मिनेंडर आया और दोनों हार गए। किससे हारे थे? अग्निमित्र से हारे थे। किससे हारे थे? अग्निमित्र से हारे थे। ठीक है, तो ये वही इंडो ग्रीक रूलर हैं, ये पहले इंडो ग्रीक रूलर माने जाते हैं। ठीक है, और जब अग्निमित्र ने इनको हरा दिया तो ये कांधार वगैरह के क्षेत्र में छोटा सा एरिया लिए और वहीं पे रूल कर रहे थे। समझ में आ गया, है ना। तो इंडो ग्रीक रूलर में आप लोगों को दो नाम याद रखने हैं। कौन से? डेमेट्रियस और मिनेंडर। पहला राजा कौन था जिसने, इंडो ग्रीक का राजा जिसने आक्रमण किया था? डेमेट्रियस। ठीक है, दूसरा कौन था? मिनेंडर। इंडो ग्रीक के बारे में आपको एक और इंफॉर्मेशन याद रखनी है। यह इंडो ग्रीक शासक ही हैं जिन्होंने भारत में गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया। ठीक है ना, हम बोल रहे हैं बस गोल्ड कॉइन्स लेके आए हैं, सबसे ज्यादा सबसे कम की बात नहीं कर रहे हैं। ये इंडो ग्रीक रूलर्स ही थे। अगर मान लो आता है कि गोल्ड कॉइन्स किसके, मतलब किसने शुरुआत कर दी भारत में, तो वो कौन थे? इंडो ग्रीक रूलर्स थे। ठीक है, चलो थोड़ा सा देखेंगे। सेल्यूकस निकेटर द्वारा स्थापित पश्चिमी और मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य, है ना, उसके पुत्र एंटियोकस प्रथम ने संभाल कर रखा, मगर एंटियोकस द्वितीय के समय अनेक प्रांत क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। ठीक है, चलो इन्हीं में से एक स्वतंत्र प्रांत कौन सा था? बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया वो जगह जहां पे, जगह का नाम है बैक्ट्रिया। ठीक है, बैक्ट्रिया वो जगह है जहां पे इन लोग क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। कौन? डेमेट्रियस ने। है ना, कहां का शासक था? आपके बैक्ट्रिया का शासक था। जो अभी हमने नाम याद किए ना, छोटी छोटी जगह थी, बैक्ट्रिया नाम की जगह थी जहां पे डेमेट्रियस शासन कर रहा था। इसी ने, डेमेट्रियस ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया? भारत पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के अधिकांश क्षेत्र अपने अधिकार पर कर लिए थे, लेकिन हार किससे गया था? अग्निमित्र से हार गया था। याद आ रहा है ना, पुष्यमित्र शुंग का बेटा। ठीक है, और लगभग 183 ईसा पूर्व, है ना, सियालकोट नामक जगह पे, कहां पे? सियालकोट, पाकिस्तान में है ये। सियालकोट को अपनी क्या बना लिया था? राजधानी बना लिया था। उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बस इतना याद रखना है आपको कि सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? डेमेट्रियस ने किया था। ठीक है ना, और अपनी राजधानी किसको बना लिया था? सियालकोट को बना लिया था। ठीक है, डेमेट्रियस के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। सबसे पहला राजा था डेमेट्रियस, कभी पूछा नहीं है लेकिन फिर भी माइंड में रखना है। कहां का राजा था? बैक्ट्रिया का राजा था। बैक्ट्रिया का राजा था। ही वॉज द रूलर ऑफ बैक्ट्रिया। ठीक है, बैक्ट्रिया।
चलो ये देख सकते हो मैप में, ये छोटा सा प्लेस पड़ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। इसी क्षेत्र में ये क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। क्लियर है ना। इंडो ग्रीक जितने भी शासक आए थे इसी समय पे रूल किए थे। चलो क्लियर हो गया होगा। बैक्ट्रिया के बाद एक राजा का नाम आता है किसका, मिनेंडर का। ठीक है, बैक्ट्रिया के बाद किसका नाम आएगा, मिनेंडर का आएगा। हिंद यवन मतलब इंडो ग्रीक शासकों में मिनांडर लिखा हुआ है 165 ईसा पूर्व से 145। ये डेट्स याद नहीं रखनी है आपको, है ना। और इसी को क्या कहा गया है, मिलिंद कहा गया है। भारत के जितने भी शास्त्र मिले हैं, जैसे कि अभी एक बुक आप लोग देखोगे जो पहले भी हम देख चुके हैं, बुक का नाम क्या है, मिलिंद पानो। ठीक है ना। उसमें इसको क्या, मिनेंडर को ही क्या कहा गया है, मिलिंद कहा गया है। मिनेंडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और ये साक्ष्य कहाँ मिलते हैं हमको, मिलिंद पानो नाम की किताब में मिलते हैं। बेसिकली मिलिंद पानो में क्या है, जब राजा था मिनेंडर, है ना, तब ये बौद्ध जो भिक्षु थे, कौन, नागसेन, इसके दरबार में आए। तब मिनेंडर ने बहुत सारे प्रश्न किए इनसे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए कि हाँ सर ये क्या होता है, वो क्या होता है, और नागसेन ने सारे इसको आंसर्स दिए और मिनेंडर इनके आंसर से बहुत प्रभावित हुआ और लास्ट में इसने क्या ज्वाइन कर लिया, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया, बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया। हालांकि राजपाट नहीं छोड़ा, ठीक है, लेकिन किस में ज्वाइन हो गया, बौद्ध धर्म में ज्वाइन हो गया। और यही सारी इंफॉर्मेशन मिलती है किसमें, मिलिंद पानो में, उनके क्वेश्चन आंसर वगैरह। अगर बात करें किसने, तो भाई नागसेन द्वारा लिखी गई मिलिंद पानो में ये सारी चीजें मिलती हैं। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा मिलिंद के बीच वार्तालाप का वर्णन दिया गया है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चल, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से कोट रहा करता था जिसमें मिलिंद पानो की चीजें की वर्णन है। यहां तक हमें याद रखना है किसके बारे में, इंडो ग्रीक के बारे में। तो इंडो ग्रीक, वैसे तो सारे इंडो ग्रीक हैं, लेकिन सबसे पहले जो आते हैं वो इंडो ग्रीक, है ना। अब उसके बाद इनको अलग अलग नाम क्यों दिया गया है, ये अभी कहानी बताऊंगा। इंडो ग्रीक का समझ में आ गया, ठीक है। इंडो ग्रीक में कितने रूलर का नाम याद रखोगे, 2 रूलर का। कौन कौन सा, डेमेट्रियस और मिनेंडर। थोड़ा सा माइंड में कहानी याद रखना है, इनकी हमें पूरी सीक्वेंस नहीं याद रखना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये यहाँ के रूलर है ही नहीं, विदेशी रूलर है। बस भारत में जिन्होंने, जो भारत आके आक्रमण किए उनके बारे में जानना है, ठीक है ना। चलो, और इसकी कहानी भी हमने शुरुआत से लिंक कर ली है, कहां से, अलेक्जेंडर के टाइम से, ठीक है। उसी समय से इन सारे लोगों के बीच दिक्कतें चल रही थी। अब देखो, अब दूसरे आते हैं हमारे कौन से, शक। सबसे ज्यादा पढ़ना है अगर तो किसके बारे में पढ़ना है, शक के, क्योंकि यहाँ पे 2-4 राजा मिलते हैं। रुद्रदमन हो गया, नहपान हो गया, जो एग्जाम्स में अक्सर रिपीट होते हैं, पूछते हैं, ठीक है। चलो तो देखेंगे बेसिकली शक थे कौन। देखो तो हुआ क्या, थोड़ा सा मैप के हिसाब से ध्यान देना और समझना। इस तरफ वाले क्षेत्र में, ठीक है, ग्रीक वाले क्षेत्र में 5 कबीले बहुत फेमस थे। कितने कबीले, इनमें से एक कबीला था यूची कबीला। कौन सा कबीला, यूची कबीला, ठीक है ना। यूची कबीला ने यहां पर आक्रमण किया और इन लोगों को खदेड़ भगाया। यूची कबीला ने ईरान वाले क्षेत्र में आक्रमण किया और इन लोगों को क्या किया, खदेड़ के भगा दिया वहां से। जब कुछ लोग भागे तो अलग अलग जगह भागे, कुछ यहां भाग गए, कुछ यहां भाग गए, ठीक है, कुछ यहां आए, कुछ यहां आए, कुछ यहां आए। तो टोटल इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो शक लोग आए थे ना, उन्होंने टोटल 5 जगह पे राज किया। कितनी जगह पे, 5 ब्रांच मान ली जाती है, 5 शाखाएं। यहां से भगाए गए थे, तो जो यहां गए उनके बारे में तो हमें नहीं पढ़ना है। चाइना भी गए थे कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग आपके सेंट्रल इंडिया भी गए, उनके बारे में हमें नहीं जानना है। हमें किन के बारे में जानना है, एक आए थे अफगानिस्तान तरफ, ठीक है, जिन्हें कांधार बोल दिया जाए। एक आए थे पाकिस्तान की तरफ, तक्षशिला की तरफ, ठीक है। दूसरे आए थे उत्तर प्रदेश के मथुरा की तरफ। एक आए थे आपके उज्जैन या अपर डेक्कन प्लेट्यू तरफ। तो इस तरीके के टोटल कितने शाखाएं पाई जाती हैं, 5 शाखाएं पाई जाती हैं। किनकी, शक की। जिनमें से जो 2 इंपॉर्टेंट है वो एक मथुरा वाले और एक उज्जैन वाले। इनके बारे में भी हमें नहीं जानना है। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया मैप के हिसाब से कि ये थे कौन, कोई नहीं, इधर पे शासन करने वाले लोग थे, है ना। और एक्चुअल में ये जो इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, इसको आप लोग मत समझना कि एक एक करके सीक्वेंस में आ रहे हैं, ठीक है ना। ये सीक्वेंस में मतलब सबसे पहले कौन आए हैं, इंडो ग्रीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडो ग्रीक गए हैं तब शक आए हैं, शक गए हैं तब पहलव आए हैं। समझ में आ रहा है ना। इंडो ग्रीक थोड़ी थोड़ी जगह पे थे ही, तभी कौन आ चुके थे, शक आ गए थे। शक भी बहुत समय बाद तक रहे हैं, लेकिन शक के बाद कौन आ चुके थे, पहलव आ चुके थे। और पहलव के बाद इसी तरीके से कौन आ चुके थे, कुषाण। और कुषाण के बाद कौन आए हैं, गुप्त डायनेस्टी। अभी मैंने बताया कुषाण के बाद कौन आया है, गुप्त वंश।
और इनको फाइनली ये जो पूरे विदेशी वाले हैं, विदेशियों को पूरी तरीके से हटाने में अगर किसी का हाथ है तो वो किसका है? गुप्त डायनेस्टी वालों का, ठीक है, जो हम अभी गुप्त वंश में देखेंगे, है ना। तो छोटी छोटी जगह में इन लोग अगर बस गए हैं तो वो बस ही गए, लेकिन आपस में थोड़ा थोड़ा युद्ध चल रहा है, मेन मेन जगह मेन लोगों के द्वारा कैप्चर कर ली गई है। चलो, तो इधर से हमें क्या पता चला कि शक की टोटल कितनी ब्रांच थी? 5 ब्रांच थी। टोटल कितनी ब्रांच थी? 5 ब्रांच थी। उन 5 ब्रांच का नाम लिखो जरा। शक वंश की भारत में, अब जब मैं भारत में बोल रहा हूं तो आज का इंडिया नहीं है, तब का इंडिया है जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारी चीजें भारत में ही थी। शक वंश की भारत में 5 शाखाएं मानी जाती हैं, ठीक है। देयर वर 5 ब्रांचेस ऑफ शक डायनेस्टी इन इंडिया। 5 डायनेस्टी के नाम लिखो। पहला लिखो कांधार, सबसे पहला कांधार। दूसरा लिखो तक्षशिला, दूसरा लिखो तक्षशिला। मथुरा, उज्जैन और लास्ट नासिक। लास्ट नाम क्या लिखोगे? नासिक। कांधार, तक्षशिला, उज्जैन, मथुरा और नासिक, ये टोटल कितने तरीके की कहां पाई गई थी? ये टोटल 5 ब्रांच पाई गई थी। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया? देखो, इनके बारे में हमें नहीं जानना है, बिल्कुल डिटेल नहीं जाननी है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल जानेंगे। उनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो गए आपके? मथुरा और नासिक के, ठीक है ना। मथुरा और नासिक के थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन लोग के बारे में तो बस पहला राजा पढ़ के खत्म कर देंगे। जरा आप सारे राजाओं के पहले राजा के नाम लिख लो। सबसे पहले लिखो कांधार। कांधार के जो पहला राजा था उन्हें छत्रक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फर्स्ट राजा का नाम लिख रहे हैं हम। कांधार के जो पहला राजा था उसको क्या लिखा जाता था? छत्रक। तक्षशिला का जो पहला राजा था उसे माउस कहा जाता था। माउस। पहला राजा। और उसके बाद जो वंश भी चले 1 2 3 इस तरीके से कहा जाता था। तो कांधार वालों को क्या कहा जाता था? छत्रक कहा जाता था। और तक्षशिला वालों को क्या कहा जाता था? माउस कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, मथुरा वालों को राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? और पहला जो राजा था उसका भी नाम क्या था? राजुक। जैसे होता है पहले नाम राजा के नाम पे वो वंश चल जाता है ना। तो ये राजुक वंश की, राजुक डायनेस्टी की ब्रांच है इस तरीके से, ठीक है। उज्जैन वालों को युक्तक, ये जो पोस्ट का नाम पढ़े थे ना आपने, उसी नाम का राजा था युक्तक। उज्जैन वालों को क्या कहा जाता था? युक्तक कहा जाता था। और नासिक वालों के लिए लिख लेना चष्टन। क्या नाम है? चष्टन। कहीं कहीं ये चीज आपको चष्टक के नाम से भी दिख जाती है, दोनों चीज सेम है। फर्स्ट राजा के नाम लिखे हमने बस, ठीक है ना। क्या नाम है? चष्टन नाम है। चलो, क्लियर हुआ? तो यहीं पे ये पहले राजाओं के नाम, और ये इसी नाम से वंश भी चले, छत्रक वंश, माउस वंश, चष्टक वंश, युक्तक वंश, राजुक वंश। समझ में आ रहा है ना? है ना। आगे आगे जाके अलग अलग राजाओं के नाम चल मिलेंगे, लेकिन ये वो पहले राजा हैं। तो कांधार का राजा छत्रक। कांधार का राजा कौन है? छत्रक। तक्षशिला का राजा कौन है? माउस। तक्षशिला का राजा कौन है? माउस। मथुरा का राजा राजुक। उज्जैन का राजा युक्तक। और नासिक के चष्टन। क्लियर होगा? ठीक है, समझ में आ गया? तो ये इंफॉर्मेशन अलग से यहीं पे हम लिख लिए हैं ताकि ये सारी चीजें हमें याद रहें। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ठीक है। तो ये 5 वंश आपके शक के चले हैं, और इधर उधर भी जो लोग गए थे उनसे हमें मतलब नहीं है। और बेसिकली जो 2 थे अफगानिस्तान वाले, उनको भी हम उतने डिटेल में नहीं देखेंगे, ठीक है। देखो, यूनानियों के बाद मध्य एशिया, ईरान और सीरिया का क्षेत्र को शकों ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। इन्होंने यूनानियों से अधिक भाग पर कब्जा किया। इंडो ग्रीक से ज्यादा क्षेत्र इन्होंने कवर कर लिया। इंडो ग्रीक तो अपन ने देखे, उतना ज्यादा चीजें नहीं थी इसमें। शकों की कुल कितनी शाखाएं थी? 5। क्या नाम था? कांधार,
तक्षशिला, उज्जैन, नासिक, मथुरा। कोई सीक्वेंस नहीं है, बस वैसे याद रखना है, उज्जैन, मथुरा, नासिक। ठीक है, उनकी एक शाखा तो कहां थी, अफगानिस्तान में ही बस गई, जबकि दूसरी शाखा तक्षशिला, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा नासिक और पांचवी शाखा उज्जैन व मालवा बोल दिया जाता है। कभी कभी इसी को अपर डेक्कन बोल दिया जाता है, ऊपरी दक्कन। इसी को क्या बोला जाता है, ऊपरी दक्कन या अपर डेक्कन भी बोल दिया जाता है। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे, इसी तरफ क्या मिलता है आपको, डेक्कन प्लेट्यू मिलता है, दक्कन का पठार मिलता है, अपर डेक्कन भी बोला जाता है इसको। ठीक है ना। भारत के शक राजा अपने आप को क्या कहते थे, क्षत्रप। क्षत्रप क्या है, राजाओं, मैंने पहले भी बताया, क्षत्रप मतलब राजाओं को ही क्या बोला जाता था, क्षत्रप बोला जाता था। यहां तक की इंफॉर्मेशन समझ में आई। हमने 5 वंश है, 5 में से 2 तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें से हमें 3 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो देखना है। ठीक है, देखो तक्षशिला के हमने पहले देखा भी, यहां पर पहला शासक कौन था, मेउस लिखा हुआ है, माउस नाम दिखता है। आप लोग दोनों चीज याद रखोगे, अलग अलग जगह पे दिखता है, माउस ही नाम याद रखना, इजी रहेगा, याद हो जाएगा। ठीक है ना, क्या नाम है, माउस। अभी तक कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन बस इंफॉर्मेशन के लिए याद रखो। और इस वंश के कुछ अन्य शासक, इसी का बेटा था एजेस, है ना, एजेस, एजेलिसेस, इनका अधिकार क्षेत्र गंधार और पंजाब वाला क्षेत्र था। याद नहीं रखना इनके नाम, एजेस, एजेस 1, एजेस 2। ठीक है, फिर एजिलिसेस आया था, लेकिन ये सारे नाम आप लोगों को याद नहीं रखना। बस याद रखो कि तक्षशिला वाले का जो नाम था, पहले वाले राजा का नाम, उसका नाम क्या था, माउस नाम था। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया। तक्षशिला में बस इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है और कुछ नहीं। सीधे आएंगे हम कहां पे, हमारे मेन वाले क्षेत्रों में, कौन सा, मथुरा के शक। नेक्स्ट कौन से आएंगे, मथुरा के शक। तो हेडिंग डालो और यहीं पे लिखते हुए चलना। ठीक है ना, कौन से शक, मथुरा के शक के बारे में लिखेंगे। देखो मथुरा के शक सबसे पहले कौन से क्षेत्र में थे, मालवा वाले क्षेत्र में थे। मालवा देखो, मध्य प्रदेश का जो निचला वाला क्षेत्र रहता है उसी को क्या बोला जाता है, मालवा का पठार बोला जाता है। तो मालवा क्षेत्र में थे। ठीक है, चलो आप लोग अभी आने वाले समय में पढ़ोगे कि एक राजा हुआ है, ठीक है, उन्होंने इन शकों को हरा दिया है। हराने के बाद, कब हराया है, 57 बीसी में। और हराने के बाद इसने 57 बीसी में ही एक नया वंश, एक नया कैलेंडर शुरू किया है, जिसको बोला जाता है विक्रम संवत। क्या बोला जाता है, विक्रम संवत। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, विक्रम संवत, या इसी को इंग्लिश में बोला जा सकता है विक्रम एरा। ठीक है, क्या बोला जा सकता है, विक्रम एरा। ठीक है, तो इसी कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर जो चलते हैं ना, इन्हीं कैलेंडर्स के हिसाब से चलते हैं। इसलिए देखते हो तिथि आगे पीछे होते रहती है ना, त्योहारों की, वो इन कैलेंडर्स के हिसाब से चलते हैं। तो इसने शुरू किया था क्या, विक्रम संवत। देखो इन्होंने अपने नाम से विक्रम संवत या मालवा संवत या मालव संवत की चीज शुरुआत की थी। और ये डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछ चुकी है। याद रखोगे विक्रम संवत कब, 57 बीसी। ठीक है ना। चलो अलग अलग चीज देखोगे आप लोग, अगर पूजा पाठ वगैरह में थोड़ा सा ध्यान देते होगे, तब वहां पे मंत्रों में बोला जाता है विक्रम संवतीय। ठीक है ना, ये बैसाख, चैत्र वगैरह वगैरह अलग चीजें पाई जाती। तो अगर बोले कि आज के समय में विक्रम संवत के हिसाब से कौन सी डेट चल रही है, आज के समय में, आज 2023 है, ठीक है, अब विक्रम संवत के हिसाब से आज कौन सी डेट है, ईयर बस बताओ। देखो कैसे पता करोगे, जीरो के बाद जो चल रहा है, तो आज कितना हो चुका है, 2000, और इधर और कितना ऐड कर दो, 57। पीछे में तो 57 है ना, 0 1 2 3 4, कब आया है ये, 57 में। तो उस हिसाब से आज कितना हो गया है, 2080। तो विक्रम संवत के हिसाब से 2080। ठीक है, अगर आप लोग संविधान में प्रस्तावना पढ़ते होगे, ठीक है ना, या कभी पढ़े होगे, तो संविधान की प्रस्तावना में विक्रम संवतीय तिथि लिखी गई है। ठीक है, तो संविधान बन के रेडी कब हुआ, अरे संविधान बन के रेडी कब हुआ, 1949। लागू नहीं पूछ रहा हूं मैं, बन के रेडी कब हुआ, 1949, 26 नवंबर 1949। विक्रम संवतीय के हिसाब से कितनी डेट हो जाएगी ये, 57 ऐड करो। ठीक है, कितना हो गया, ये डेट लिखी गई है, कभी देखे हो प्रस्तावना में, देखना प्रस्तावना में कौन सी डेट लिखी गई है, 2006। विक्रम संवतीय तिथि 2006 पे ये संविधान हमारा बनके तैयार हुआ है। ठीक है, बाकी अदरवाइज डेट जो गौरियन कैलेंडर के हिसाब से जो चल रहा है वो कौन सा है, 26 नवंबर 1949। अरे समझ में आया,
ये कुछ नहीं है, ये अलग अलग अभी बहुत सारे संवत देखने को मिलेंगे आपको, शक संवत भी आएगा आगे चल के, ठीक है, अलग अलग एरा देखने को मिलेंगे। तो यहां से ये चीज समझ लो, ठीक है ना, ये डेट अलग से याद करनी नहीं रहती। अगर आप लोग को इतना पता है कि हिंदू कैलेंडर चल रहा है वहां से, है ना, विक्रम संवत से, तो आप लगा सकते हो 57 ऐड कर लो तो कितना आता है 2006। घर जाना, क्रोम में निकालना, प्रस्तावना, प्रस्तावना में पढ़ोगे तो ये डेट मेंशन दिखेगी आपको, विक्रम संवतीय 2006। क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आ गया। क्या देखे हमने, शक की जो मथुरा वाली जो ब्रांच चल रही थी, कौन सी वाली, मथुरा वाली ब्रांच चल रही थी, उस मथुरा वाली ब्रांच में ही के समय में ही क्या हुआ है, विक्रमादित्य नामक एक शासक आया। इसके बारे में डिटेल में इसलिए नहीं देख रहा, पूरी कहानी आगे आएगी, अभी आप नहीं जानते हो कौन है, कौन पिता कौन पुत्र, कुछ नहीं पता, आगे चीजें आएंगी, है ना। इसी ने किसको हराया, शक को हराया। कब हराया, 57 बीसी में हराया, 57 ईसा पूर्व में हराया, और इसी को हरा के इसने विक्रम संवत एरा या विक्रम संवत की शुरुआत की है। और यही चीजें कैलेंडर के हिसाब से चलती है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। समझ में आ गया यहां तक, क्लियर है। इन्होंने अपने नाम से विक्रम संवत शुरू किया। मथुरा के प्रथम शासक का नाम क्या था, राजुल। अभी हमने देख चुके हैं राजुल, अलग अलग जगह अलग अलग नाम मिल जाते हैं, सेम चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद उसका पुत्र षोडश, उसके पुत्र का नाम क्या था, षोडश। बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए परेशान नहीं होना, राजुल का पुत्र षोडश, बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतना बस याद रखो, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। तो मथुरा के शासक में आप लोग एक चीज अभी तक क्या याद हुआ कि विक्रम संवत वाली चीज जो समय शुरू हुई है वो कब हुई है, शक को हराने के बाद ही विक्रमादित्य ने किस चीज की शुरुआत की थी, विक्रम संवत की शुरुआत की थी। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, नासिक। नेक्स्ट कौन सा आता है, नासिक आता है, ठीक है। नासिक के क्षत्रपों में दो प्रसिद्ध शासक नाम है, ठीक है। पहला भूमक और दूसरा नहपान। दूसरा नाम क्या है, नहपान। नहपान का नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इस चीज को लिखते हुए चलोगे, ठीक है ना। लिखोगे नहपान सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रसिद्ध। नहपान अभी यहीं पे खत्म नहीं होगा, जब गुप्त वंश पढ़ेंगे तब फिर इनका चीज है, क्योंकि गुप्त वंश ने इनका खात्मा किया है पूर्ण रूप से, है ना। तो कई लोगों के साथ इनका युद्ध होगा जिनकी कहानी गुप्त वंश में आएगी। देखो, नासिक के क्षत्रपों में दो प्रसिद्ध शासक थे। भूमक का नाम भूल जाओ चलेगा, नहपान का नाम आप चाह के नहीं भूल पाओगे, इतनी बार कहानियों में आएगा, ठीक है। शहरात क्षत्रप या शहरात वंश, एक्चुअल में इनके दो वंश थे, एक क्षहरात लिखा और एक कांदारमक। एक और वंश कौन सा था, कांदारमक। हुआ क्या था, जैसे ये जो पहले राजा थे ना, उन्हीं के दो भाई थे, तो उनके दो भाई के अपने अपने वंश चल गए। तो एक चल रहा था क्षहरात वंश और एक चल रहा था कांदारमक वंश, ठीक है। तो आप लोग को बस वंश का नाम भी अगर ध्यान दे दोगे तो उतना काफी है। इसमें सबसे प्रसिद्ध राजा शासक कौन था, नहपान। इसमें सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, नहपान इसका सबसे प्रसिद्ध शासक था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर वाज नहपान। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया, ठीक है ना। नहपान के समय की स्टोरी आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। अभी हमने देखा था ना कि नहपान मतलब इंडो ग्रीक के समय में, या थोड़ा सा ध्यान दोगे कि जो अपन ने अभी देसी रियासतें पढ़ी, सातवाहन के समय में रुद्र दमन वाली चीजें आई थी, याद आ रहा है, रुद्र दमन। तो एक्चुअल में नहपान के समय में अटैक हुआ था, है ना, और नहपान को हराया गया था सातवाहन के समय में। क्लियर हो रहा है। फिर इसका बेटा आया रुद्रदमन, रुद्रदमन ने इनका बदला लिया, दो बार हराया। फिर वहां की बल शिव शतकर्णी, याद आ रहा है, उसने रुद्रदमन की बेटी से विवाह किया था, तब जाके इनका झगड़ा शांत हुआ था। वही वाली कहानी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन था यहाँ का, नहपान था। तो ये चीज याद रखना, यहाँ का सबसे प्रमुख सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन था, नहपान। चलो नेक्स्ट नाम आएगा मालवा अथवा उज्जैन के शासक। नेक्स्ट कौन से आएंगे, मालवा के शासक या उज्जैन के शासक। चलो, इस वंश का सबसे पहले शासक का नाम क्या था, चष्टन। इसलिए इनके पूरे वंश को क्या कहा जाता है, चष्टन डायनेस्टी या चष्टन वंश। और सबसे प्रसिद्ध रूलर कौन हो गया, रुद्रदमन। वहीं से नीचे जो एक और अलग वंश शुरू हो गया, इनका सबसे प्रसिद्ध रूलर कौन था, रुद्रदमन, ठीक है ना। चलो, नहपान और रुद्रदमन रिलेटिव ही थे। नहपान का ही बदला लिया गया था, किसके द्वारा, रुद्रदमन के द्वारा। बस उसने जगह चेंज कर दी थी, क्योंकि नहपान हारा था, याद आ रहा है, तो नहपान को भगा दिया गया, उसने जगह चेंज कर ली। और कहां चले गए थे, ये देखो, अभी हमने पिछला कौन सा पढ़ा, नासिक। पिछला कौन सा पढ़ा, नासिक। नासिक वाले क्षेत्र से नहपान हारा, गुप्त वालों को हराया लेकिन सातवाहन वालों से हारा, तो इनको नासिक तरफ से भगा दिया गया। तो यही कहां आए, उज्जैन की तरफ आए। इन्हीं को बोला जाता है उज्जैन के शक। इन्हीं के शासक कौन थे, रुद्रदमन। सबसे पहला शासक कौन था, रुद्रदमन था।
रुद्र दमन के बारे में सबसे प्रमुख स्रोत, कभी भी याद रखना, रुद्र दमन की अगर बात आए तो जूनागढ़ अभिलेख से प्रश्न कई बार पूछा गया है और अक्सर रिपीट होता है। ठीक है, 150 ईस्वी गुजरात में संस्कृत में पहला अभिलेख है। ठीक है ना। चलो कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ अभिलेख। इसी जूनागढ़ अभिलेख में यह भी पता चला है, आगे चल के आप लोग देखोगे, यहाँ पे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण करवाया था। कई बार क्वेश्चन पूछा है, कौन सी झील? सुदर्शन झील। कौन सी झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील के रेनोवेशन का काम करवाया गया है। ये सारे साक्ष्य मिलते हैं किसमें? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ अभिलेख में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो रुद्र दमन का नाम किससे जोड़ देना? जूनागढ़ अभिलेख से जोड़ देना। और जो अगर मान लो भाषा की बात करें तो संस्कृत में तो था ही, साथ ही साथ और कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा भी थी। ठीक है ना। एक और कौन सी भाषा थी? प्राकृत। और कई चीजें आपको यहाँ पे संस्कृत में भी मिली हैं। तो अगर एक और क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत को बहुत ज्यादा फेमस करने में भारत में किसका रोल रहा है, तो शक बोला जा सकता है या विदेशी लोगों का बोला जा सकता है। बहुत ज्यादा इन्होंने संस्कृत को क्या किया है? प्रमोट किया है हमारे देश में। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? लिख लिए? ठीक है ना। क्या है? रुद्र दमन की जानकारी किस शिलालेख से किस अभिलेख से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख। कहाँ है? गुजरात। ठीक है ना। तो इतना याद रखोगे। और ये पहला ऐसा अभिलेख है जिसके साक्ष्य मिलते हैं किस भाषा में? संस्कृत भाषा। और एक और कौन सी भाषा इसी में? प्राकृत भाषा भी है। ठीक है ना। चलो क्लियर है यहां तक? प्राकृत किस धर्म की भाषा है? जैन धर्म। और बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? बहुत बढ़िया। इस अभिलेख से पता चलता है कि उस समय यहाँ का राज्यपाल सुविशाख, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सुविशाख था, जिसने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया। और यह सुदर्शन झील किसके द्वारा बनाई गई थी? यह सुदर्शन झील का निर्माण जो करवाया गया था, किसके द्वारा? निर्माण बाय चंद्रगुप्त मौर्य। और उसका रिनोवेशन मतलब पुनर्निर्माण का काम अगर करवाया गया है तो किसके द्वारा करवाया गया है? रुद्रदमन। रुद्रदमन ने ऑर्डर दिया था, सुविशाख ने किया था। तो ये नाम भी थोड़ा सा देखोगे तो याद रह जाएगा, है ना। रुद्रदमन का ही कौन था? राज्यपाल था सुविशाख, जिसने सुदर्शन झील की क्या कराई? मरम्मत करवाई, रिनोवेशन का काम करवाया, पुनर्निर्माण का काम करवाया। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? और ये सुदर्शन झील बनवाई किसने थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये सारे साक्ष्य कहां से मिलते हैं? जूनागढ़ अभिलेख से मिलते हैं। कहां है जूनागढ़ अभिलेख? गुजरात में। कौन सी भाषा में है? एवं पाली नहीं, प्राकृत लिखा हुआ है भैया। ठीक है, कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में। चलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है ना। तो ये थे कहां के शक? उज्जैन के शक के बारे में भी हमने देख लिया। क्लियर हो गया यहां तक? समझ में आ गया? एक और चीज देख लो, मालवा के शकों में अंतिम राजा कौन थे? रुद्र सिंह तृतीय, जिसे गुप्त वंश के शासक, क्या नाम है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर पहली बार मारवा के क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के, मत याद रखो अभी ये व्याघ्र शैली क्या होती है, ये सारी चीजें हम अलग से देखेंगे गुप्त वंश में। बस इतना याद रखो कि रुद्र सिंह तृतीय जो अंतिम राजा थे उनको मार के यहाँ से शक को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये बीच की लड़ाई है। सबसे पहले तो गुप्त वंश अभी आया ही नहीं है, तो आप लोग को पता नहीं रहेगा कि कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन है क्या नहीं है ना। तो ये सारी चीजें बस अभी इतना लिख लो, माइंड में रखना कि हाँ शक के समय हमने पढ़े थे कि इनके बीच में कोई लड़ाई हुई है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पूरी तरीके से इनका क्या कर दिया है? समापन कर दिया है, खात्मा कर दिया, यहां से निकाल दिया गया है। ठीक है, और फिर ये जाके अफगानिस्तान वगैरह में छोटे छोटे क्षेत्र में राज्य कर रहे थे और मेन रोल किसका आ चुका था? गुप्त वंश का आ चुका था। ठीक है, और सिक्के वगैरह हमने पहले ही देख लिए कि सिक्के वगैरह की शैली इंडो ग्रीक की देन है। ठीक है, फिर वो चाहे गोल्ड कॉइन्स की बात हो चाहे कोई भी कॉइन्स की बात हो, और ये शैली क्या होती है वो हम गुप्त वंश में देखेंगे। अलग अलग टाइप के सिक्के, जैसे ऑलरेडी आप लोग एक दो चीज देख चुके हैं, सिक्कों में नाव बनी देखे हो आप लोग, नाव बनी थी। ठीक है ना। सातवाहन वंश का कौन सा राजा था जो व्यापार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था? रिवीजन करे हो कल की क्लास का? कौन था? यज्ञश्री सतकर्णी। ठीक है ना, व्यापार पे बहुत ज्यादा उसका ट्रेड पे बहुत ज्यादा फोकस था, है ना। कौन सा राजा था? यज्ञश्री सतकर्णी, क्योंकि जस्ट यज्ञश्री सतकर्णी के पहले इन लोग के वैवाहिक संबंध हो गए थे, तो लड़ाई झगड़े की बात थी नहीं। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये था कौन सा वंश? शक वंश। देखो लास्ट में कुषाण आए हैं, कुषाण को मार के ही गुप्त वंश की शुरुआत हुई है, और गुप्त वंश इतना फेमस हो गया कि गुप्त वंश ने कुषाण के पहले वाले वंश को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? गुप्त कुषाण के पहले ही आए थे शक। समझ में आ रही है कि नहीं कहानी? कहानी के हिसाब से लिंक करते हुए चलोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं आपके कौन से? पहलव वंश। नेक्स्ट कौन से आएंगे? पहलव वंश।
ज्यादा कुछ खास चीजें हुई ही नहीं है पहलव वंश में। पहलव वंश के समय में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस दौरान पहले क्रिश्चियन मिशनरी आए थे भारत में, किस चीज के लिए? क्रिश्चियन ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है ना। चलो किसके बारे में शुरू करेंगे? इंडो पार्थियंस, इनको एक और नाम से जाना जाता है इंडो पार्थियंस, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना, इन्हीं को पार्थियंस को ही क्या बोला जाता है? पहलव बोला जाता है, ठीक है। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने एक बताया हूं आपको, देखेंगे। शकों के आक्रमण के बाद पार्थियाई लोगों ने आक्रमण किया, ठीक है ना। किसने आया? शकों के आक्रमण के बाद दूसरे कौन आए हैं? पार्थियंस आए हैं, ठीक है। इनका मूल निवास कहां था? ईरान था। अभी हम देख चुके हैं कहां के थे, ईरान के थे। वहां ग्रीक वाले भगा रहे थे, इन लोग भाग भाग के यहाँ आ रहे थे, ठीक है। यूची कबीला वाले याद आ रहे हैं ना, अभी देखे थे। इन्होंने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। शुरुआत में किसको बनाया था? तक्षशिला। सबसे वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन है? गोंडोफर्नेस, नाम याद रख लो। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर अगर कोई आता है तो नाम क्या है? गोंडोफर्नेस, ठीक है। चलो क्लियर है, सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन है? गोंडोफर्नेस। ईयर बिल्कुल याद मत रखना, 20 ईस्वी से 41 ईस्वी तक, ठीक है। पार्थियाई साम्राज्य का संस्थापक जो था वो मिथ्रेडेटस था। कौन था? मिथ्रेडेटस। इसी को क्या माना जाता है? प्रथम राजा माना जाता है पार्थियंस का, है ना। अभी हमने शक के बारे में पढ़े थे, पांचों वंश के उनके पहले राजाओं के नाम देख लिए थे। पार्थियंस की अगर बात करें तो सबसे पहला राजा कौन है? मिथ्रेडेटस, ठीक है ना, मिथ्रेडेटस। चलो पार्थियंस में दो इंपॉर्टेंट राजा हमने देखे थे। इंडो, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। इंडो ग्रीक के दो महत्वपूर्ण राजा, नाम डेमेट्रियस और मिनेंडर, ठीक है ना। अब इनके बाद हमने किसके बारे में देखे? शक के बाद कौन, कितनी ब्रांच? 5। कौन कौन सी? कांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक। सीक्वेंस डजंट मैटर, बस ये याद रखना है, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? मथुरा और उज्जैन, ठीक है ना। इतनी ज्यादा बस इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। दो महत्वपूर्ण राजा, अगर शक वंश के पूरे महत्वपूर्ण राजा की बात करें तो नहपान और रुद्रदमन। शक वंश के अगर दो महत्वपूर्ण राजा की बात करें तो कौन थे? नहपान और रुद्रदमन, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? चलो इनके बाद कौन आए हैं? पार्थियंस। पार्थियन को ही क्या बोला जाता है? पहलव। क्या बोला जाता है? पहलव बोला जाता है, पल्लव नहीं करना। क्या बोला जाता है? पहलव। पहलव वंश का अगर सबसे महत्वपूर्ण राजा है तो नाम क्या है? गोंडोफर्नेस। क्या नाम है? गोंडोफर्नेस। और अगर बात करें इनके संस्थापक की तो नाम क्या आता है? मिथ्रेडेटस। पहला राजा या संस्थापक या इसी का वंश माना जाता है, नाम क्या है? मिथ्रेडेटस। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। गोंडोफर्नेस के समय में लिख लो, गोंडोफर्नेस के शासनकाल में ही, इन द रीजन ऑफ गोंडोफर्नेस, गोंडोफर्नेस के शासनकाल में ही सेंट थॉमस नाम की ईसाई मिशनरी भारत आई थी। इन द रीजन ऑफ गोंडोफर्नेस a Christian missionaries called Saint Thomas came in India for propagation of Christian religion. ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो यहां पे आप लोग याद रखोगे सेंट थॉमस। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ठीक है। चलो तो किसका नाम लिख लोगे? सेंट थॉमस का नाम लिख लोगे। अब बढ़ेंगे हम किस पे? कुषाण पे। किस पे बढ़ेंगे? कुषाण तक लिखा हुआ है। गोंडोफर्नेस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार करने कहां आए थे? भारत आए थे। पहलवों की शक्ति को समाप्त कर कुषाण वंश ने पश्चिमोत्तर भारत पर शासन आरंभ कर दिया। इसके बाद कौन सी चीजें आने वाली है? कुषाण वंश के बारे में आने वाली है। ये इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। चलो नेक्स्ट आता है कौन सा वंश? कुषाण वंश, ठीक है ना। यहां पे राजा का नाम याद रखोगे। भारत में सर्वप्रथम कुजुल कार्डफेसिस, कुछ नाम याद रखने आप लोगों को, नामक कुषाण शासक ने आक्रमण कर पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया और उसने तांबे के सिक्के चलाए। यहाँ पे किस तरीके के सिक्के हो रहे हैं? तांबे के सिक्के। तांबे के सिक्के के साथ साथ इन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी लाए हैं।
ठीक है ना, गोल्ड कॉइन्स भी लाए किन्होंने, कुषाण वालों ने। ठीक है, हम बोले कि इंडो ग्रीक वालों ने लाए, ये सारे इंडो ग्रीक है। इंडो ग्रीक में कौन, कुषाण। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो देखते हैं पहलों के बाद कौन सा वंश आया है, कुषाण वंश आया। ये मध्य एशिया में पश्चिम चीन के यूची कबीला के थे। ठीक है, चलो यहां से एक नई कहानी मिलती है। अभी तक आपने जो ऊपर के 3 वालों के बारे में पढ़ा है, ये यूची कबीला के द्वारा भगाए गए थे। समझ में आ रहा है ना, हमने बताया यहाँ पे 5 कबीला हुआ करते थे, जिनमें से एक यूची कबीला था। यूची कबीला के लोगों ने यहाँ के लोगों को भगाए थे। यहाँ के लोग भाग के भारत पर आक्रमण किए और भारत पर राज किए। अब इन लोगों ने देखा कि भाई जिनको हमने यहाँ से भगाया, उन लोग यहाँ जाके बड़ी तरक्की कर रहे हैं, खूब पैसा छाप रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, तो अब बोले कि लगता है इस तरफ कुछ बहुत अच्छी चीज है, तो यहाँ के लोग अब खुद उठ के यहाँ आए हैं। समझ में आया है ना, ये यूची कबीला वाले ही लोग हैं, कुषाण और कोई नहीं, यूची कबीला के ही लोग हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ये कुषाण कौन है, यूची कबीला के लोग हैं। ठीक है, चलो पहलवों के बाद कुषाण आए हैं यहाँ पे। लगभग 165 बीसी में इसके पड़ोसी कबीला हिंगनु ने यूचियों के नेता को मारकर उन्हें पश्चिमी क्षेत्र से क्या कर दिया, भगा दिया। ठीक है, हिंगनु कौन है, चीन तरफ के हैं, हिंगनु करके, याद रखने की जरूरत नहीं है ना। चाइना तरफ भी एक तरीके की प्रजाति चल रही थी जिसके राजा थे हिंगनु, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया है और यहाँ पर आक्रमण करा है। तो उसके बाद थोड़ी जगह पर उन लोग रुक गए हैं, 5 कबीले थे, बाकी कबीला वाले रुक गए और यूची कबीला वाले कहाँ आ गए, भारत की ओर आ गए। ठीक है इसके बाद यूची कबीला कई शाखाओं में बढ़ गया। हमने देखे कुछ लोग वहीं रुक गए, कुछ भारत आ गए। उनमें से एक शाखा कुषाण कहलाए, जिन्होंने कहां आक्रमण किया है, भारत में आक्रमण किया है। मतलब बेसिकली इतना समझो, यूची कबीला वाले ही जब भारत में आक्रमण किए हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, कुषाण बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट राजा का नाम क्या याद रख लोगे, कुजुल कार्डफेसिस। क्या नाम याद रखोगे, कुजुल कार्डफेसिस। लिखो इसमें, कुजुल कार्डफेसिस भी भारत में सर्वप्रथम किसमें आए हैं और उन्होंने तांबे के सिक्के चलवाए। यहाँ पे कौन से सिक्के चलवाए हैं, तांबे के सिक्के, कॉपर कॉइन्स चलवाए हैं। ठीक है, यही कुषाण वंश के पहले राजा हैं, यूची कबीला के नहीं, कहां के, कुषाण वंश के प्रथम राजा हैं, सबसे पहले राजा हैं। ठीक है ना, इनका बेटा हुआ जिसका नाम था विम कार्डफेसिस। इनका बेटे का नाम क्या था, वो भी राज किया है, नाम था विम कार्डफेसिस। विम बार जानते होंगे ना, है ना, तो विम कार्डफेसिस। हाँ, इनके बेटे का नाम क्या हुआ है, विम कार्डफेसिस। ठीक है, 2 नाम देख लिया आप लोगों ने, कुजुल कार्डफेसिस और विम कार्डफेसिस। ठीक है, इन पे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। जरा अगर आप लोग कुषाण के टाइम का मैप देखो, ठीक है, तो ये थे सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा आया है वो कौन है, कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर, सबसे शक्तिशाली रूलर कौन था, कनिष्क। अभी कनिष्क की 2-3 स्टोरी सुनाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस रूलर था कनिष्क। कनिष्क के दौर तक ये कुषाण का मैक्सिमम पीरियड है जो कुषाण ने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। इधर तक भी बढ़ चुके थे, थोड़ा थोड़ा चाइना वाला भी एरिया आप लोगों को दिख रहा होगा। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो कनिष्क के समय में बहुत ज्यादा फेमस था। और कनिष्क का जो कुषाण एम्पायर दिख रहा है, कनिष्क ने जो अपना रूल किया था वो कश्मीर की तरफ से किया था। कहां से किया था, कश्मीर के क्षेत्र से इसने क्या किया था, रूल करना शुरू किया था। चलो, है ना। अब आप लोग अगर देख रहे हो कि इसी दौरान आपको यहाँ पे नीचे चीजें दिख रही होंगी, किस चीज के बारे में दिख रहा होगा, चोल, ठीक है, पांड्यन, है ना, चेर भी होगा, यहाँ पे चेर नहीं लिखा गया, चेर, ठीक है। फिर आप लोगों को यहाँ पे प्रतिस्थान दिख रहा है, प्रतिस्थान। यहाँ पे अभी जब चोल हटेगा तब नई एक वंश आ जाएगा, कौन सा, पहलव पढ़ चुके हो, यहाँ पे कौन आएंगे, पल्लव आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक नया वंश आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो धीरे से हमें किधर शिफ्ट करना है, मतलब इसी के समय में गुप्त वंश शुरू हो जाएगा इसके जस्ट बाद, और फिर धीरे से हमें कहाँ शिफ्ट होना होगा, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की डायनेस्टी ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी है, लेकिन एक टाइम पे एक ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो साउथ इंडियन डायनेस्टी आ चुकी है, चोल वंश आ चुका है, पांड्य वंश आ चुका है, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया, चल, है ना। तो बस ये देख रहे थे हम। अब बात करें अगर वापस से किसके, कुषाण वंश की, तो कुषाण वंश के सबसे प्रमुख राजा कौन है, कुषाण वंश के सबसे प्रमुख राजा है कनिष्क। कुषाण वंश के सबसे प्रमुख राजा कौन, कनिष्क। तो यहां से कहानी शुरू होती है। कुजुल कार्डफेसिस की मृत्यु के बाद विम कार्डफेसिस सिंहासन पर बैठे, है ना। हाउ हानशु, चीनी ग्रंथ से पता लगता है कि तिएनचू की विजय के साथ वहीं अपने एक सेनापति के शासन करने को नियुक्त कर दिया। अगर ये सब नाम वैसे याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी बहुत आसानी से याद हो सकते हैं। इधर चाइना तरफ आप लोग को 2 माउंटेन्स, 2 पर्वत मिलते हैं,
तियन शान कुल्लुन शान, दो पर्वत श्रृंखला मिलती है जो हम ज्योग्राफी में अक्सर पढ़ते हैं। कौन कौन सी? तियन शान और कुल्लुन शान। ठीक है, यहाँ पे हमारे हिमालय, यहाँ पे हमारा पाकिस्तान, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बन गया, ऊपर कर लो, तियन शान कुल्लुन शान, यहाँ पे हमारे हिमालय, यहाँ पे आपका हिंदू कुश पर्वत। और ये जब तीनों चारों एक साथ जब मिलते हैं तो इसी को बोला जाता है पामीर का पठार, पामीर नॉट बोला जाता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो, ज्योग्राफी की चीज है ना। तो ये इसी क्षेत्र में अलग अलग, जैसे तियन शान आपको उसी के हिसाब से नाम दिख रहा होगा, तियनचु। ठीक है ना, ये क्या है? जो तियन शान के आसपास के क्षेत्रों में राज कर रहे थे वही थे तियनचु। इस तरीके से याद रख लेना, है ना। और ये कौन सा क्षेत्र है? चाइना का क्षेत्र है। ठीक है, सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? विम कार्ड फेसिस। अभी तक इतनी देर से हम यही चीज देख रहे थे कि सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जा रहा है? विम कार्ड फेसिस को चला रहा है। देखो, सबसे पहले, सबसे ज्यादा की बात नहीं हो रही, क्योंकि यही फैक्ट आपको कहां दिखेगा? गुप्त वंश में दिखेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय कुषाण वंश, कुषाण वंश में भी विम कार्ड फेसिस, और इन्होंने इसी लेगेसी को आगे बढ़ाया। किसने? आपके कनिष्क ने। क्लियर हुआ? बीच की इंफॉर्मेशन लिखनी उतनी जरूरी नहीं है, वो तियन शान वगैरह वाले नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, तियनचु वगैरह के नाम। विम कार्ड फेसिस को भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये आप लोगों को यहाँ पे किसके कॉइन्स दिख रहे हैं? गोल्ड कॉइन्स दिख रहे हैं। अब इन गोल्ड कॉइन्स की ना कुछ खासियत थी। इन गोल्ड कॉइन्स को अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को त्रिशूल भी दिखेगा। ठीक है ना, क्या क्या दिखेगा? त्रिशूल दिखेगा, त्रिशूल के साथ साथ आपको एक बैल दिखेगा। समझने के लिए हम नंदी लिख लेते हैं ताकि आप लोग को थोड़ी सी क्या मिल जाए? हिंट मिल जाए। ठीक है ना, तो ये माना जा रहा है कि ये कौन से धर्म का उपासक है? शैव धर्म का उपासक है। ठीक है ना, क्योंकि इतनी चीज काफी है समझने के लिए, है ना। तो बस कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है लिखित में, बस इसके सिक्कों में ये सारी चीजें मिली गई हैं, इसलिए माना जाता था कि ये कौन से धर्म का उपासक है? शैव धर्म का उपासक है। ठीक है ना, चलो। इसने सोने और तांबे के सिक्के चलवाए। इसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर एक यूनानी लिपि और दूसरी खरोष्टी लिपि अंकित रहती थी। ये भी चीज याद रखना, इसके तरफ के सिक्कों में क्या रहता था? एक तरफ यूनानी लिपि और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि अंकित रहती थी। इसके सिक्कों पर शिव की आकृति। अब हमने कैसे पहचान लिया शिव की आकृति है? एक व्यक्ति है जो त्रिशूल लेके खड़ा है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, सिक्के मिले। एक व्यक्ति है जो त्रिशूल लेके खड़ा है, नंदी तो नाम है, वैसे क्या है ना, एक बुल पाया गया, बैल पाया गया और त्रिशूल अंकित है। ये सारी चीजों से पता चला कि वो किस धर्म का उपासक था? शैव धर्म का उपासक था, जो यह बताती है कि यह शैव धर्म में आस्था रखता था। कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, केवल और केवल ये कॉइन्स मिले हैं जो ये प्रूव करते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया, है ना। तो ये किसके बारे में है? सारी चीजें विम कार्ड फेसिस के बारे में। किसके बारे में है? विम कार्ड फेसिस के बारे में बताई गई हैं। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सबसे पहला राजा कुजुल कार्ड फेसिस। एक बार फिर से रिवीजन करो, कहां से? इंडो ग्रीक से। इंडो ग्रीक के दो राजा, डेमेट्रियस और मिनेंडर। मिनेंडर नागसेन, है ना, मिलिंद पानो, वो सारी कहानी याद रखना। उसके बाद बात करें कौन आए हैं? शक। 5 ब्रांच, तक्षशिला, कांधार, उज्जैन, मथुरा, नासिक। ठीक है ना, आगे पीछे चलेगा। ठीक है, उज्जैन, मथुरा, नासिक, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की, बाकी तो तक्षशिला, कांधार को छोड़ ही दो। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें शक के बाद कौन? अच्छा, 2 महत्वपूर्ण राजा, रुद्रदमन और नहपान, मतलब पहले नहपान बाद में रुद्रदमन। ठीक है ना, चलो। इसके बाद हमने कौन सा देखे? पहलव वंश। कौन सा वंश? पहलव वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा नहीं, वो तो इसके हैं, कुषाण के हैं, गोंडोफर्नेस। ठीक है ना, चलो देख के याद करो, लेकिन इतने जल्दी याद नहीं होने वाला, देख के बोल लो क्या नाम है? गोंडोफर्नेस। सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन से? गोंडोफर्नेस। देखो और बताओ संस्थापक मिथ्रेडेटस। ठीक है ना, याद रखना, मिथ्रेडेटस कौन थे? संस्थापक थे। सबसे महत्वपूर्ण राजा गोंडोफर्नेस। गोंडोफर्नेस क्यों महत्वपूर्ण थे? इसके शासनकाल में पहली ईसाई मिशनरी, पहली ईसाई प्रचारक नाम सेंट थॉमस भारत आए थे। किस चीज के लिए? ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उसके बाद हमने देखा कौन सा वंश? कुषाण वंश। ये भी यूची कबीला के द्वारा भगाए गए थे? नहीं, ये यूची कबीला वाले ही थे, इनको किसी और ने भगाया, लेकिन चाहते वहीं रुक सकते थे, लेकिन एक ब्रांच यहां आ गई, और जो ब्रांच इंडिया आई उसको हम किस नाम से जानते हैं? कुषाण के। कुषाण वंश का पहला राजा कुजुल कार्ड फेसिस। क्या नाम है?
कुजुल कार्ड फेसिस, ठीक है ना, कुजुल कार्ड फेसिस, तोड़ के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। कुजुल कार्ड फेसिस का बेटा विम कार्ड फेसिस वास्तविक संस्थापक माना जाता है, बहुत फेमस काम किया, सोने के सिक्के लाए, शैव धर्म का उपासक था। ये सारी कहानियां किससे मिलती हैं? इसके सिक्कों से पाई जाती हैं। लेकिन सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण राजा अगर कोई था तो वो कौन था? कनिष्क। सबसे महत्वपूर्ण अगर राजा था तो वो कौन था? कनिष्क था। कनिष्क इतना शक्तिशाली राजा था, थोड़ी सी इसकी कहानियां देखते हैं, ठीक है ना। कनिष्क ऐसा था कि इधर पे इसके शासनकाल में, ठीक है, इसके शासनकाल में एक ठीक है एक विद्वान रहा करते थे वासुमित्र नाम के, ठीक है। अब हाँ, वासुमित्र याद आ रहा है कुछ वासुमित्र से, ठीक है ना। हाँ, तो इन्होंने बोला कि भाई आप तो सबसे ज्यादा विद्वान हो। बोले नहीं, मुझसे भी ज्यादा विद्वान है। बोले कौन? बोले रह रहे हैं बिहार तरफ एक व्यक्ति रह रहे हैं, अश्व घोष नाम का एक व्यक्ति है, वो मुझसे भी ज्यादा विद्वान है ना, और उसने बहुत बहुत धर्म वगैरह वाले काम किए, बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा काम किया है। तो बोले बौद्ध धर्म क्या है? तो इसको बौद्ध धर्म के बारे में पता चला, तो इसने अपनी सेना भेजा, बिहार गया, भिजवाया, और वहां से क्या ले आया? अश्वघोष को भी उठवा के ले आया, और साथ ही साथ पात्र हुआ करता था, गौतम बुद्ध का एक पात्र हुआ करता था, उस पात्र को भी उठाकर ले आया। किसने? कनिष्क ने। माना जाता है इन्हीं की वाइफ के द्वारा वो जो पात्र था, उस पात्र में ही बाद में सांची का स्तूप वगैरह में वही चीजें रखी जाती थी, रेलिक्स ऑफ बुद्धास एंड द थिंग्स विच वर यूज्ड बाय बुद्धास, ठीक है। तो वही चीजें रखी गई हैं कहां पे? सांची के स्तूप में। चलो समझ में आ रहा है ना? थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी ये, बस याद रखना। कैसे याद रहेगा? ऑलरेडी याद है हमें। क्यों? क्योंकि कनिष्क ही वो राजा है जिसके समय में फोर्थ क्या? बौद्ध संगति हुई थी। अरे याद आ रहा है, ठीक है। हाँ, चौथी समिति कहाँ हुई थी? कुंडलवन, बहुत बढ़िया। और इसके अध्यक्ष का नाम? अध्यक्ष अशोक। अभी तो अपन ने लिया वासुमित्र और अश्वघोष। क्या हुआ था चौथी बौद्ध समिति में? क्या हुआ था? महायान और हिनयान में बंटवारा हो गया। बोलते हुए चलो भाई, जो बोलेगा नहीं उसी से पूछूंगा। चलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? तो ये कनिष्क के बारे में था। कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, एक एक करके देखेंगे। 78 एडी ईस्वी की बात आ चुकी है, ठीक है। किसकी बात आ चुकी है? ईस्वी की बात आ चुकी है, ठीक है ना। 78 एडी में भारत का शासक बना, उसने पुरुषपुर पेशावर को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। राज्यारोहण मतलब जब उसका राज्याभिषेक हुआ के वर्ष से शक संवत का आरंभ किया गया, है ना। ऐसे डायरेक्ट नहीं किया। जब अभी आप लोग गुप्त वंश के बारे में जब थोड़ा सा पढ़ोगे, गुप्त वंश और अलग अलग चीजों के समय में, तो इसने बहुत सारे युद्ध किए जो जीता, और इसी ने जीत के क्या 78 एडी कब? शक संवत। एक नई चीज आ गई आप लोगों के पास याद रखने की, डेट एक और आ गई है। शक संवत की शुरुआत कब हुई है? 78 एडी, ठीक है। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई है? 57 बीसी। मैं बोल रहा हूं शक संवत के हिसाब से आज कौन सी डेट चल रही है? कौन सा ईयर चल रहा है? हाँ, आज तो 2023 है। शक संवत के हिसाब से आज कौन सी डेट है? कौन सा ईयर है? हाँ, 2023 में से क्या माइनस कर दोगे? 78। मतलब आप लोग उसको भी बोल रहे हो 2023 माइनस 78, माइनस करके बोल देना था, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है ना? इस हिसाब से निकाला जा सकता है। तो शक संवत कब हुआ? 78 एडी, है ना। देखो कई जगह गलती से इसको 68 लिखा रहता है, बिल्कुल गलत है। डेट एक ही है, और कौन सी है? 78 एडी। हमेशा याद रखोगे, शक संवत 78 एडी, और विक्रम संवत 57 बीसी, ठीक है। विक्रम संवत कब हुआ है? 57 बीसी। चलो याद रहेगा। इसी के हिसाब से शक संवत आरंभ किया गया। इस संवत का प्रयोग भारत सरकार द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में। राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में इसका भारत सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कनिष्क ने कश्मीर, देखो राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में भारत सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, बस इतना याद रखना, है ना। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला के सिरकप में एक नए नगर की स्थापना की थी। कनिष्क का चीन के शासक पांचाओं से युद्ध हुआ, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई, परंतु बाद में वह विजयी प्राप्त हुआ। देखो इसकी भी कहानी चलती है, ठीक है। अब कनिष्क बहुत फेमस हो रहा था, आप लोग देख पा रहे हो। चाइना तरफ भी इसका, ये देखो चाइना तरफ भी इसका क्या था? शासन था, है ना। तो पहले तो चाइना वाले राजा ने, पांचाओ ने, क्या नाम है? पांचाओ,
याद आ जाएगा, बहुत इजी नाम है, बहुत आराम से पढ़ सकते हो। पांचालों ने क्या किया है, इस पर आक्रमण किया है ना। तब कनिष्क को आक्रमण की चीजें नहीं पता थी कि भाई पहाड़ी वाले क्षेत्र का बेनिफिट क्या है, नहीं है, ये सारी चीजें इनसे पता नहीं थी, तो ये हार गया, कनिष्क हार गया। लेकिन कनिष्क ने फिर से अपनी सेना इकट्ठी की और उनको उल्टी तरफ की पहाड़ियों से घेरा, किनको, पांचाल को, और पांचाल को हरा दिया। और हराने के बाद अगर आप लोग थोड़ा सा करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की चीजों में ध्यान देते होंगे तो ये वो क्षेत्र है जिसको OBOR बोला जाता है। जानते हो OBOR, वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। और पुराने टाइम से इसको क्या बोला जाता था, सिल्क रूट। क्या बोला जाता था, सिल्क रूट। ये तो आज के समय में मोदी जी ने शुरुआत की है, पाकिस्तान और चाइना का एक वन बेल्ट वन रोड का अभियान चला हुआ है, ठीक है। और इसी को बोला जाता था सिल्क रूट। क्यों, क्योंकि चाइना वाले यहां से सिल्क वगैरह लाने ले जाने का काम करते थे, ठीक है। कहां है ये, इस वाले पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाता था, सिल्क रूट बोला जाता था, ठीक है। चाइना यहां से व्यापार करता था, आज भी करता है, पहले भी करता था, ठीक है। तो सीन क्या हुआ यहां पर, कनिष्क ने इस पूरे क्षेत्र को जीत लिया और यहाँ पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। चाइना से तक के टैक्स वसूला इसने, ठीक है, कि अगर आपको व्यापार करना है सिल्क का, इस तरह क्षेत्र से सिल्क जाया करता था चाइना में, तो व्यापार करना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो कनिष्क वो राजा है जिसने किससे टैक्स वसूल लिया, चाइना से भी टैक्स वसूल लिया। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, इसीलिए कनिष्क को इंपॉर्टेंस दी जाती है। चलो क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो कनिष्क का चीन के शासक पांचाल के साथ युद्ध हुआ, पहले तो हार गया, बाद में पांचाल को भी हरा दिया और इवन उससे कर वसूलने लगा, टैक्स वसूलने लगा। देखो कनिष्क के समय में कश्मीर में कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वाशुमित्र एवं तथा उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। यहीं पर बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। ये इंफॉर्मेशन अभी हमने देखी। डेट बताओ, 100 AD, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और अभी हमने देखे कौन सा शक संवत शुरू हुआ, कब, 78 AD। समझ पे आ रहा हो, लिंक कर पा रहे हो ना चीजों को, वो तब हुआ जब उसने राजवंश मतलब राज्याभिषेक करवाया था। कनिष्क के समय में भारत दो नवीन कला शैलियों का जन्म हुआ है, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लो 5 स्टार, गांधार कला शैली एवं मथुरा कला शैली का जन्म कब हुआ है, कनिष्क के शासनकाल के समय में हुआ है, ठीक है ना। ये कला शैली आप लोग आर्ट एंड कल्चर वगैरह वाली चीजें हैं, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली, अलग अलग चीजें आती हैं। चलो क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ गया। गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली का जन्म कब हुआ है, कनिष्क के समय में हुआ है। कनिष्क के दरबार में अनेक योग्य विद्वान हुआ करते थे, इनमें से पाशर्व उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वाशुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक भी थे। इसके अलावा नागार्जुन और चरक, चिकित्सक है, चरक का नाम सब जानते हैं, चिकित्सक भी हुआ करते थे। कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी कहां स्थापित की थी, मथुरा में स्थापित की थी। कनिष्क ने चीन से रोम के जाने वाले सिल्क मार्ग को की तीनों रास्तों पर अपना नियंत्रण कर लिया और यहां से कर भी वसूला। कर भी क्या किया है, वसूला, कर भी लिया है यहां से, ठीक है ना, कर वसूला, ही कलेक्टेड टैक्स। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, यहां से इसने क्या लिया है, टैक्स भी लिया है, ठीक है। चलो क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया है ना। तो कनिष्क के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन है जो देखेंगे। कनिष्क के बाद वशिष्ठ, हुवैष्क, कनिष्क द्वितीय और वासुदेव, नाम याद रखो कौन सा, वासुदेव इस वंश के अंतिम शासक थे जिसकी हत्या श्रीगुप्त ने कर दी। देखो आएगा, ठीक है ना। देखो हुविष्क बिल्कुल याद मत रहो, हुष्कपुर नामक की स्थापना की है, बिल्कुल उतनी जरूरी नहीं है। वासुदेव इस वंश के क्या थे, अंतिम राजा थे, ठीक है। इनकी हत्या किसने कर दिया है, इनकी हत्या किल्ड बाय श्रीगुप्त, किल्ड बाय श्रीगुप्त, इनकी हत्या किसने कर दी, श्रीगुप्त ने कर दी, इनकी हत्या श्रीगुप्त ने कर दी। और यहां से कौन सा वंश शुरू हो जाएगा, गुप्त वंश शुरू हो जाएगा, गुप्त डायनेस्टी, ठीक है। नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है, कनिष्क को, जबकि सबसे पहले सोने का सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है, विम कार्ड फेसिस को। कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे, ये नोट बना के इन्होंने बताया, तांबे के सिक्के भले थे लेकिन चांदी के सिक्के इन्होंने नहीं चलाए थे। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया। और यहां से कौन से वंश की शुरुआत होगी, गुप्त वंश के बारे में शुरुआत होगी, जो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक बार पहले इसका रिवीजन करेंगे और फिर कौन सा वंश शुरू करेंगे, गुप्त वंश के। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।